नमस्कार, मैं हूं नरेश। आपका स्वागत है संस्था समाचार में। हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार आपको सच्चाइयों से अवगत करा रहे हैं। आज भी हम आपको वो खबरें देना चाहते हैं जो समाज में नहीं प्रसारण हो रही है। पूज्य बापूजी के लिए कितने अनर्गल कुप्रचारों को करने वाले लोगों द्वारा बार बार तांत्रिक जैसे शब्दों का उपयोग कर कर पूज्य बापूजी को बदनाम किया जा रहा है। पूज्य बापूजी ही नहीं, श्री नारायण साईं जी का भी इसमें नाम व उनके पूरे परिवार को इसमें घसीटा जा रहा है। वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत की सबसे बड़े न्यायालय माना जाता है, वहां पर भी पूज्य बापूजी को तांत्रिक के विषय में क्लीन चिट दे चुके हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा एचबी राजपूत और पीएम परमार जी, जो कि सीआईडी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रह चुके हैं, इनके द्वारा भी आश्रम में भरपूर जांच की गई। जांच के बाद इन्होंने भी यही रिपोर्ट बताई कि आश्रम में किसी प्रकार की तांत्रिक गतिविधियां नहीं पाई जाती और आश्रम में किसी प्रकार की तांत्रिक सामग्री भी नहीं मिली। यहां तक कि जब सीआईडी ने यहां आश्रम में जांच करी तो जांच के बाद सीआईडी ने यह भी कहा कि आश्रम के किसी भी साधक या पूज्य बापूजी द्वारा तांत्रिक की कोई भी क्रिया हमको नहीं मिली और ना ही आश्रम में कोई सामग्री मिली। उन्होंने 7 दिन तक लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जनता में यह अपील भी की कि यदि किसी व्यक्ति को आश्रम में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु पाई जाती है या मिलती है तो आप हमको उसके बारे में सूचित करें। सन 2008 से ये तांत्रिक के मामले चले आ रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इन तांत्रिक के मामलों में सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा कई बार जांच भी की गई और पूरी संपूर्ण जांच करने के बाद और मीडिया प्रसारण में भी इस बात को लोगों से अपील करने के बाद भी उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया और ना ही कोर्ट में इस प्रकार की कोई बात उन्होंने रखी है। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी तो उस रिपोर्ट में भी किसी प्रकार के तांत्रिक का उल्लेख नहीं किया गया था। आज इस वास्तविक सच्चाई को समाज से क्यों छुपाया जा रहा है और बारंबार सुप्रीम कोर्ट के और सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जांच की अवमानना क्यों की जा रही है? हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि सन 2008 से ही पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम पर बारंबार तांत्रिक जैसे घिनौने आरोपों का आक्षेप लगता रहा है, परंतु वास्तविकता इससे कुछ पृथक ही रही है। डीके त्रिवेदी पंच आयोग 5 जजों की टीम के द्वारा आश्रम में भरपूर जांच की गई थी और उनके 250 से भी ज्यादा साधकों से पूछताछ भी की गई थी। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उनको आश्रम में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं मिली। इसमें स्वयं नारायण साईं जी और पूज्य बापूजी से भी पूछताछ हुई थी, परंतु उन्होंने इस बात को क्लीन चिट देते हुए कहा कि आश्रम में किसी प्रकार की तांत्रिक व ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई जाती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जब क्लीन चिट आश्रम को दे दी गई है तो उसके बावजूद भी आश्रम को बार बार तांत्रिकों के घेरे में क्यों लाया जा रहा है और क्यों पूज्य नारायण साईं जी और बापूजी को इतना बदनाम किया जा रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है। इसके पीछे कोई ना कोई सुनियोजित षड्यंत्र अवश्य है। जनता को इस विषय में सच्चाई जानने का स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी ओर हम बात करें चेहरा छुपाकर आने वाले उस व्यक्ति की जो बार बार जनता से ये अपील कर रहा है कि आप आकर मुझसे हेल्पलाइन पर संपर्क करें, परंतु वो व्यक्ति अपना चेहरा चैनलों पर नहीं दिखा रहा है। इस व्यक्ति की वास्तविकता क्या है वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये व्यक्ति बड़े घिनौने चरित्र का व्यक्ति रहा है। आश्रम में इसने कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ की है और बारंबार ये महिलाओं से संपर्क बनाने का प्रयत्न करता था, इसीलिए इसको आश्रम से निकाला गया। यहां तक कि नहीं, आश्रम से निकालने के बाद भी इसने अपना ये ऐसे घिनौने कृत्य करना चालू रखा और बाहर में एक महिला ने इसके ऊपर आरोप भी लगाया कि इसने महिला के साथ छेड़छाड़ की और अभद्र व्यवहार भी किया। इसी कारण से ये व्यक्ति 4 महीने जेल में भी रह के आ चुका है। वहां से जब ये यहां से फरार हो गया था और उत्तर प्रदेश में जाकर छुप गया था तो पुलिस ने वहीं पर जाकर इसको धर दबोचा था और 4 महीने की ये सजा भी काट चुका है इस केस के लिए। अब सुज्ञ समाज स्वयं ही निर्णय करे। जो दूसरों के चरित्र पर लांछन लगा रहा है उसका स्वयं का चरित्र कैसा होगा। इस व्यक्ति के द्वारा बारंबार ऐसा लांछन लगाए जाने पर क्या पूज्य बापूजी और नारायण साईं जी के उज्जवल चरित्र को हम धूमिल होने देंगे? नहीं, क्योंकि पूज्य बापूजी और नारायण साईं जी का जीवन कैसा है ये समाज स्वयं ही जानता है। आज कुछ लोगों के कह देने से पूज्य बापूजी का चरित्र धूमिल नहीं हो जाता। गुजरात के प्रसिद्ध न्यायविद और न्याय के काफी जानकार श्री बीएम गुप्ता जी, जो कि यहाँ के एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनका भी यही कहना था भारतवर्षनी 100 करोड़ वस्तीमांथी
20 જણા આક્ષેપો કરે તો એની કોઈ કિંમત ગણાય નહીં. જ્યારે કોઈ ફરિયાદ દાખલ થાય તો પોલીસની કાયદેસરની ફરજ છે કે એની પ્રિલિમિનરી ઇન્કવાયરી કરવી જોઈએ. પ્રિલિમિનરી ઇન્કવાયરીમાં પુરાવો મળે પ્રાઇમા ફેસી તો ગુનો દાખલ કરવો જોઈએ. આ કાયદાનો સિદ્ધાંત છે, ઉચ્ચ અદાલતોના જજમેન્ટો છે. એમાં કોઈ પણ પ્રાઇમરી ઇન્કવાયરી કર્યા સિવાય સ્ટેટ વે ગુનો દાખલ થયો છે એ બી એક ઇનલીગાલિટી છે. એક જ વસ્તુ છે કે જ્યારે દિલ્હીમાં ગુનો દાખલ થયો અને જોધપુર મેટર ટ્રાન્સફર થઈ અને એમણે કોઈ પણ જાતની ઇન્કવાયરી કર્યા વગર ગુનો દાખલ કરી દીધો. પુરાવા ઉપરથી ફલિત થાય કે પ્રાઇમા ફેસી કેસ છે તો આરોપીને બોલાવી એનું એક્સપ્લેનેશન લેવું પડે કે આ પુરાવા વિશે તમારે શું કહેવું છે, આ પુરાવા વિશે શું કહેવું છે. એ પુરાવો એક્સપ્લેન થયા પછી જો એવું લાગે કે આરોપીનું એક્સપ્લેનેશન બરાબર નથી તો એને એરેસ્ટ કરવાનો પ્રશ્ન ઉભો થાય. ત્યાં સુધી કાયદેસર રીતે એરેસ્ટ થઈ શકે નહીં. પરંતુ ખાખી એટ્રોસિટીનો ઉપયોગ કરી, ખાખી વર્દીનો ઉપયોગ કરી પોલીસ રસ્તે જતા માણસને બી એરેસ્ટ કરી શકે છે. તમે ઇન્કવાયરી કરો, આરોપી ભાગેડું છે, ભાગી ગયા, આ શું છે? ક્યાં ભાગી ગયા છે? કોઈ ભાગ્યો નથી. ફરિયાદીની જવાબદારી છે એનો કેસ સાબિત કરવાની, આરોપીની જવાબદારી નથી કે હું નિર્દોષ છું એટલા માટે આ પુરાવો આપું છું. પહેલા તમે તમારો તો કેસ સાબિત કરો, પુરાવો તો એકત્ર કરો, પછી આરોપીને બોલાવો. રેપની અંદર કોઈ આઈ વિટનેસ નથી હોતો. સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ ઉપર આ કેસ આધારિત હોય છે. વિક્ટીમનો પુરાવો માનવો કે નહીં એના માટે મેડિકલ એવિડન્સ જરૂરી છે. આઈ વિટનેસ ન હોય તો ચાલે, પણ મેડિકલ એવિડન્સ જરૂરી છે અને મેડિકલ એવિડન્સ આ કિસ્સામાં મળી આવશે નહીં. એક બીજું, આ વિક્ટીમ 7 વર્ષ સુધી કહેવાતા બનાવ પછી આશ્રમમાં રહી છે. 7 વર્ષ સુધી જ્યારે એની સાથે એની મરજી વિરુદ્ધનો આવો કહેવાતો બનાવ બન્યો તો એ 7 વર્ષ સુધી આશ્રમમાં કેમ રહી એક મોટો પ્રશ્ન છે. એનાથી વિશેષ એ વક્તા હતી. ગુજરાતમાં, ગુજરાતની બહાર ઘણા બધા સ્ટેટોમાં એ વક્તવ્ય આપવા માટે ગયેલી. એણે કોઈ જગ્યાએ આ બનાવનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો. અરે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈની સાથે આ બનાવનો વાત નથી કરી. અને છેલ્લા 12 વર્ષ પછી જોધપુરનો કહેવાતો બનાવ ઉભો થયો એ પછી એણે બોલવાનું શરૂ કર્યું. એ જ વસ્તુ બતાવે છે કે આ કાલ્પનિક કહાની છે, એનાથી વિશેષ કંઈ નથી. જે સરકારી વકીલ, જે મુખ્ય સરકારી વકીલ જે નયન સુખડવાલા, તેમનું કહેવું છે કે ધારાસભ્યની એફિડેવિટ અને ડુપ્લિકેટ જે સહીઓ જે છે તેમાં તેમની પોતાની સહી નથી. અને પણ એ સરકારી વકીલને શી ખબર કે એમની સહી નથી? સરકારી વકીલ પાસે એમની ઓરિજિનલ સહી છે, એમણે કમ્પેર કરી છે. હજી એ જે બંને કમ્પેર કરી તેના આધારે જ તેમણે આ મુદ્દો કોર્ટની અંદર ઉઠાવ્યો છે. ખોટા આક્ષેપો છે. એ નારાયણ સાંઈ જ કહી શકે કે આ મારી સહી છે કે નથી, કાં એના કોઈ ફેમિલી મેમ્બર કહી શકે? થર્ડ પાર્ટી કઈ રીતે કહી શકે કે આ એની સહી નથી કે એની સહી છે? એમની પુત્રી અને એમની પત્ની અને એક સાધક છે જે છે સંચાલિકા આશ્રમની, મહિલા આશ્રમની, એ ત્રણેયને આગોતરા જામીન ઉપર ગાંધીનગરની સેશન્સ કોર્ટે છોડેલા છે. હવે એટીએસની ઓફિસ તો જે છે જોઈ હશે અંદર શું કાર્યવાહી થાય છે, કઈ રીતે થાય છે, એની કોઈ માહિતી પબ્લિકને મળી શકે નહીં. અગર તો હું એડવોકેટ છું તો મને બી ન મળે, કારણ ઇન્ટરોગેશનમાં કોઈ વ્યક્તિ, પોલીસ અધિકારી અને આરોપી કે સાક્ષી એ સિવાય કોઈ વ્યક્તિની હાજરી રહેવા દેતા નથી. એટલે અત્યારે જે કંઈ પ્રિન્ટ મીડિયામાં આવે છે, જે કંઈ સર્ક્યુલેટ થઈ રહ્યું છે એ બધી ભ્રામક અને એક કલ્પનાઓ છે. અચ્છા, તો એ જણાવો હતા સાહેબ કે પોલીસે જે આટલા દિવસ રિમાન્ડ દરમિયાન એમણે કઈ કઈ મહત્વની વાત જે છે તે બહાર કઢાવી શકીશ? આપની જે રોજરોજની જે મુલાકાત થાય છે તેમની સાથે પોલીસ કઈ નથી કઢાવી શકી. ચલો, આખી કથા જ નથી કઢાવી શક્યા એટલે તો વારંવાર રિમાન્ડ માંગી રહ્યા છે. કાયદાના નિષ્ણાત તરીકે દરેક આરોપીને પોતાનો પૂરેપૂરો બચાવ કરવાનો અધિકાર છે, હક છે. અને એ હક અને અધિકાર ઉપર કોઈ તરાપ મારી શકે નહીં અને કોઈ ટિપ્પણી કરી શકે નહીં કે બહુ નિર્દોષ હોય તો હાજર થઈ જાય. શું કરવા હાજર થાય? એના બધા રાઇટ્સ એક્સરસાઇઝ કરશે. ખાલી એક પોલિટિકલ સ્ટન્ટ ઊભું કરવાનું છે, એ કરી દીધું અને એ ચાલી રહ્યું છે. अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कभी तो 5000 चमगादड़ होने का दावा, तो कभी इंदौर आश्रम में चमगादड़ों का सुरमा बनाने का दावा, और कभी लड़कियों द्वारा तांत्रिक करने का आरोप, और कभी गुप्त साधना की कुटीरें होने के आरोप। ऐसे कितने ही घिनौने आरोप पूज्य बापूजी पर लगाए जा रहे हैं। परंतु हमारा यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है
और जब सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा भी संपूर्ण जांच हो चुकी है तो फिर बार बार ऐसे सवालों को लाकर ये कुछ मीडिया के तथाकथित चैनल सिद्ध क्या करना चाहते हैं। आप और हम सुज्ञ समाज इस बात का निर्णय करें कि वास्तविक सच्चाई क्या है। खबरों को आप खबरों के तरीके से देखें तो सत्य आपके सामने आएगा। वास्तविकता यही है कि पूज्य बापूजी द्वारा कभी ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं गया है और ना ही आश्रम में कभी कोई तांत्रिक हुआ है। तांत्रिक के विषय की बातें बिल्कुल ही अनर्गल एवं झूठे कुप्रचार हैं। कई लोग चेहरा छुपा कर आते हैं तो कई लोग चेहरा दिखा कर आते हैं, परंतु आश्रम से निकाले गए इन 10-20 लोगों के द्वारा लगाए गए आक्षेप कहां तक सत्य हैं। श्री BM गुप्ता जी का यह भी कहना था कि 100 करोड़ की जनसंख्या में से यदि 10-20 लोग पूज्य बापूजी और नारायण साईं तथा आश्रम के विषय में कोई भी अनर्गल कुप्रचार करते हैं तो उनका महत्व ही कितना है। ये लोग जानबूझकर पूज्य बापूजी को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि वास्तविक तथ्यों से बिल्कुल अलग है। मीडिया द्वारा यह सत्य भी प्रसारण किया जाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। दूसरी ओर हम बात करें आश्रम में आए हुए उस फैक्स की, जो कि धमकी भरा फैक्स बार बार हम आपको बता रहे हैं। यह धमकी भरा फैक्स आश्रम को आया था, इसका फैक्स नंबर भी खुलेआम सामने है। इसमें भेजने वालों ने अपने नाम और नंबर भी दिए थे। यदि 50 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो पूज्य नारायण साईं जी व पूज्य बापूजी को जान से मारने तक की धमकी दे दी गई थी। और इस फैक्स में यहां तक कहा गया था कि पाकिस्तान की आतंकवादी संस्था इंडियन मुजाहिदीन अर्थात सिम्मी से उनके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं। इस बात को उन्होंने उस फैक्स में उल्लेख किया था। चाहे तो आप देख सकते हैं फैक्स की वो कॉपी जिसमें नरेंद्र मोदी जी को भी चेतावनी दी गई और सिम्मी से जुड़े होने के अपने तार भी बताए गए थे। इस फैक्स में पहले ही जिक्र था कि पूज्य बापूजी व नारायण साईं जी को लड़कियों के लफड़े में तथा तांत्रिक तथा जमीनों के केसों में फंसाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है इस फैक्स को लेकर कि इस फैक्स के ऊपर पुलिस की कार्यवाहियां क्यों नहीं हो रही, और यह भी सवाल उठता है कि इस फैक्स को मीडिया द्वारा प्रसारित क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि सबसे पहले धमकी भरा फैक्स आश्रम को मिला था और पूज्य बापूजी व नारायण साईं जी को मारने तक की धमकी दे दी गई थी। कुछ लोगों का यह कहना है कि हमें फैक्स मिले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पूज्य बापूजी तथा पूज्य बापूजी के अनुयायी हमें बारंबार धमकियां दे रहे हैं, परंतु उस फोन की डिटेल्स वो कभी भी समाज के सामने नहीं रखते और ना ही वो फैक्स रखते हैं जिस फैक्स के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। जानबूझकर लोगों को बड़गलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन हम आपके सामने वो तथ्य प्रूफ कर रहे हैं कि जिसके द्वारा आश्रम को धमकियां मिल रही हैं और सिम्मी से जुड़े होने के दावे भी किए जा रहे हैं। इस बात की कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। हम सुज्ञ समाज से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वयं सत्य का निर्णय करें और खबरों को निष्पक्षता से देखें। ये फैक्स जिस प्रकार आश्रम को मिला उसी प्रकार कई बार आश्रम को बदनाम करने का प्रयत्न किया जा चुका है। अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से आश्रम को बदनाम करने का बारंबार प्रयत्न किया जा रहा है। आप सत्य जानने का एक बार प्रयत्न अवश्य करें। खबरों से जुड़ी सच्चाई क्या है और क्या है नए नए खुलासे, ये बातें जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार कार्यक्रम में। हम फिर देंगे आपको वही सच्चाइयां, वही खुलासे जो कि समाज तक नहीं पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।